अगर हम तेल खाना कम करें ना तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने देश के लोगों से बड़ी अपील की है, जिसके बाद से देश की पॉलिटिक्स में भूचाल आ गया। लोग कह रहे हैं कि भारत युद्ध की तैयारी कर रहा है, तो कोई कह रहा है कि भारत में अब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं। अब क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो जनता से ये अपील है वो क्या कोई इशारा है? आइए इस वीडियो में समझते हैं। कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 10 मई 2024 को हैदराबाद में एक पब्लिक मीटिंग को संबोधित करते हुए देश की जनता से अपील की है। यह अपील फिलहाल में चल रहे वेस्ट एशिया क्राइसिस और उसके कारण उपजे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के मद्देनजर की गई है। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से रिक्वेस्ट की, आग्रह किया है कि वो इंडिविजुअल सुविधा से ऊपर राष्ट्र को रखें और देश की आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में मदद करें। इसमें सबसे पहले उन्होंने वर्क फ्रॉम होम कल्चर को कोविड जैसे ही दोबारा अपनाने की अपील की। ऑफिस और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से अपील किया है कि जहां संभव हो कोरोना काल की तरह वर्क फ्रॉम होम और वर्चुअल मीटिंग शुरू करें ताकि ईंधन की खपत कम हो। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। दूसरा, पेट्रोल डीजल का संयमित उपयोग करने की बात करते हुए बिना बात के गाड़ी चलाने से बचने को बोला गया है। जिन शहरों में मेट्रो है वहां निजी वाहनों की बजाय मेट्रो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करने की अपील की गई। इसके अलावा कार पूलिंग, विदेशी यात्राओं को टालना, गोल्ड यानी सोने की खरीद को कम करना, ईवी यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का इस्तेमाल करना और एडिबल ऑयल के इस्तेमाल को कम करने की भी अपील करते हुए देश के किसानों से भी अपील की गई है कि वो फर्टिलाइजर्स को कम यूज करें। लेकिन इन चीजों पर की गई अपील लोगों को थोड़ा रास नहीं आ रही है, और अगर आ भी रही है तो देश का ऑपोजिशन आने नहीं देगा। हाँ भाई, ये उनके लिए एक मुद्दा है जिनको अब जितना ज्यादा हो सके पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने में यूज करेंगे, क्योंकि 2014 के टाइम तब के ऑपोजिशन यानी बीजेपी ने भी तो यही किया था। Opposition led by Rahul Gandhi has hit back, asking, is the burden now shifting to the common citizen? It's now been demanded on part of the Congress party that there be a special parliament session. कि हम केमिकल फर्टिलाइजर की खपत 25%, 30%, 40%, 50% उसको घटाए, आधी कर दे। अब देखिए, इस पूरी स्पीच में 4 चीजों को लेकर बड़ा बवाल है। पहला, पेट्रोल और डीजल। दूसरा, सोना। तीसरा, फॉरेन विजिट्स। और चौथा, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल। क्योंकि बाकी चीजें तो चलो मैनेजेबल है। देखिए दोस्तों, दुनिया का 20% तेल का ट्रेड रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से रोजाना लगभग 1.6 करोड़ से 2 करोड़ बैरल तेल का फ्लो रुक गया है। केवल मार्च 2024 के पहले 10 दिनों में कुवैत, इराक और सऊदी अरब का प्रोडक्शन 67 लाख बैरल पर डे कम हो गया था। इस दौरान भारत ने अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का इस्तेमाल करके तो कभी रशिया से तेल इंपोर्ट करके जुगाड़ लगाया। लेकिन अब क्योंकि इस वॉर में रशियन ऑयल की डिमांड बढ़ गई है और भारत के भी रिजर्व्स का एक हिस्सा इस्तेमाल हो चुका है, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि एनर्जी के प्राइसेस अब सीधे कंज्यूमर पर आ सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो देशवासियों से तेल बचाने और विदेशी यात्राएं टालने और सोना कम खरीदने की अपील की, तो विपक्ष ने इसे एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाया और सरकार पर जमकर निशाना साधा। विपक्ष का कहना है कि सरकार अपनी आर्थिक नाकामी और गलत नीतियों का दोष अब ग्लोबल क्राइसिस और वॉर के सिर मढ़ रही है। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधा हमला बोलते हुए जनता से कहा कि भाई, इस सरकार ने पिछले 10 सालों में पेट्रोल डीजल पर भारी टैक्स लगाकर आम जनता की जेब से लाखों करोड़ रुपए लूटे। आज जब इंटरनेशनल बाजार में संकट आया है तो प्रधानमंत्री को चाहिए कि वही जमा किए हुए पैसे से जनता को राहत दे, न कि जनता को ये ज्ञान दे कि गाड़ी न चलाओ, तेल कम खाओ। ये उपदेश न दे। ये अपनी जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाने जैसा है, ऐसा खड़गे साहब ने बोला। इसी कड़ी में राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखी और कहा कि मिडिल क्लास को बार बार त्याग और राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाना बहुत आसान है, लेकिन सरकार को यह बताना चाहिए कि भयंकर महंगाई और बेरोजगारी के इस दौर में एक आम आदमी अपनी बुनियादी जरूरतें और कैसे कम करे। असली राष्ट्रभक्ति जनता को संकट में सहारा देना है, उन्हें और डराना नहीं।
रीजनल पार्टीज ने भी इस अपील को जनता के प्राइवेट जीवन में इंटरफेरेंस बताया। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी इस पर तंज कसा और कहा कि जब मंत्रियों के बड़े बड़े काफिले और सरकार के महंगे विज्ञापनों के खर्चे कम नहीं हो रहे तो जनता से बलिदान मांगना एक क्रूर मजाक जैसा लगता है। कुल मिलाकर दोस्तों विपक्ष का कलेक्टिव मैसेज यही है कि सरकार को अपनी अमीर परस्त नीतियों को छोड़कर जनता को आर्थिक मदद देनी चाहिए, न कि उन्हें कम खर्चे में गुजारा करने की सलाह देनी चाहिए। विपक्षी दलों ने इसे सरकार की आर्थिक हार करार दिया है। अब जरा चमकते सोने यानी गोल्ड की भी बात कर लेते हैं। भारत में सोने के लिए लगाव न केवल कल्चरल है बल्कि ये देश की अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा असर डालता है। पेट्रोलियम के बाद सोना भारत का दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्ट आइटम है। भारत हर साल औसतन 700 से 800 टन सोने की खपत करता है। साल 2024 में भारत ने लगभग 747 टन सोने को इंपोर्ट किया। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोने का कंज्यूमर है। भारत की कुल मांग का लगभग 70 to 80% हिस्सा ज्वेलरी के लिए होता है। अब सोने का इंपोर्ट करने के लिए भारत को बड़ी मात्रा में फॉरेन रिजर्व्स यूएस डॉलर्स में खर्च करना पड़ता है। फिनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत के सोने के इंपोर्ट पर लगभग 45.54 बिलियन डॉलर्स खर्च हुए थे। अभी के हिसाब से ये लगभग 3,82,500 करोड़ होता है। 2024-25 में कीमतों में उछाल के कारण ये बिल बढ़कर 48 से 50 बिलियन डॉलर्स के पार जाने का अनुमान है। यानी अगर सोने की खपत कम होगी तो मार्केट में उसकी डिमांड भी कम होगी और सरकार को अपना फॉरेन रिजर्व्स खर्च करके और सोना इंपोर्ट नहीं करना होगा। इसलिए भारत सरकार गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के जरिए लोगों को फिजिकल गोल्ड जैसे सिक्के या गहने की बजाय पेपर गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेट करती है। अगर हम 25 बिलियन डॉलर की भी बचत करते हैं इससे तो भारत का फॉरेक्स रिजर्व और मजबूत हो जाएगा, ऐसा एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, जिससे रुपया डॉलर के मुकाबले स्टेबल रहेगा। सोने में फंसा हुआ पैसा यानी कुछ लोग इसे डेट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, अगर शेयर बाजार, एफडी या इंफ्रास्ट्रक्चर में लगे तो देश की जीडीपी ग्रोथ रेट भी बढ़ सकती है। कुछ एक्सपर्ट्स का यह मानना है। सोने की इंपोर्ट के लिए डॉलर की मांग कम होने से रुपया मजबूत होगा, जिससे बाकी जरूरी चीजें जैसे कच्चा तेल और इलेक्ट्रॉनिक सामान के दाम कम हो सकते हैं। अब दोस्तों उन सवालों पर आते हैं जिन्हें उठाया जा रहा है बड़ी जोर से। सबसे पहले तो ये सवाल कि पीएम ने जनता से तो अपील कर दी, लेकिन अपनी फॉरेन ट्रिप्स और अपने 10-10 गाड़ियों के काफिले को कम क्यों नहीं करते, ये सवाल विपक्ष उठा रहा है। देखिए, बीजेपी द्वारा जवाब ये दिया जा रहा है कि ये वही लोग सवाल कर रहे हैं जो डिप्लोमेसी और टूरिज्म में फर्क नहीं समझते। पीएम की विदेश यात्राएं छुट्टियां मनाने के लिए नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक समझौतों, सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट लाने के लिए होती हैं। अब युद्ध जैसे संकट में प्राइम मिनिस्टर का बाहर जाना तेल की सप्लाई इंश्योर करने या सस्ता कच्चा तेल ढूंढने के लिए जरूरी है। अगर प्राइम मिनिस्टर बाहर जाना बंद कर दें तो देश को होने वाला फाइनेंशियल नुकसान उनके सफर के खर्च से हजारों गुना ज्यादा होगा, ऐसा बीजेपी का जवाब है। बीजेपी का यह भी कहना है कि भाई बात पीएम के काफिले की अगर आप लोग कर रहे हो तो काफिले में 10 गाड़ियां उनकी सुविधा के लिए नहीं बल्कि देश की सुरक्षा और कमांड एंड कंट्रोल के लिए होती है। प्रधानमंत्री इंडिविजुअल के रूप में नहीं बल्कि एक इंस्टीट्यूशन के रूप में यात्रा करते हैं। एक लीडर ऑफ अ नेशन की सिक्योरिटी में चूक पूरे देश की स्टेबिलिटी को खतरे में डाल सकती है, जिसकी तुलना प्राइवेट गाड़ी चलाने से करना लॉजिकल नहीं है, ये बीजेपी का कहना है। पर देखिए, ये लोग एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे, दूसरा उसके जवाब को इलॉजिकल बताएगा। पर इन सारे लॉजिक्स पर आपका क्या लॉजिक है या कमेंट है, ये भी कमेंट करके जरूर बताना। अब आते हैं उन बातों पर जो सच में एक बड़े सवाल है, जो देश का ऑपोजिशन उठा भी रहा है कि क्या सरकार चुनाव खत्म होने का इंतजार कर रही थी जो अब जाके अनाउंसमेंट हो रही है? तो इसका सीधा सा जवाब है हाँ, बिल्कुल। शायद चुनाव खत्म होने का इंतजार हो रहा था, तभी तो अब जाके अनाउंसमेंट हुई है। अब दोस्तों, ये राजनीति का, पॉलिटिक्स का एक कड़वा लेकिन प्रैक्टिकल सच है तो है। कोई भी लोकतांत्रिक सरकार चुनाव के दौरान हार्ड डिसीजंस लेने से बचती है। चुनाव के टाइम अगर सरकार जनता से त्याग या खर्च कटौती की बात करती तो विपक्ष इसे सरकार की नाकामी के रूप में प्रचारित करता, इससे चुनाव हारने का डर रहता। अब कोई भी सरकार ये तो नहीं चाहती कि वो चुनाव हार जाए। ऐसा भी नहीं है कि ये चीज देश में पहली बार हो रही है, लेकिन सवाल ये है कि सरकार इस लेवल तक इस बात को संभाल पाई। जब 2013 में भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले अपने उस टाइम के सबसे निचले स्तर लगभग 68 से 69 रुपए पर पहुंच गया था,
रुपया जितना कमजोर होता, भारत को तेल खरीदने के लिए उतने ही ज्यादा डॉलर्स खर्च करने पड़ते। उस वक्त भारत का सीएडी बहुत बढ़ गया था। सरकार का लक्ष्य था कि किसी भी तरह से तेल के इंपोर्ट बिल में $5 बिलियन की कटौती की जाए ताकि देश की इकोनॉमी को दिवालिया होने से बचाया जा सके। इसका सोल्यूशन क्या निकला पता है आपको? उस समय की यूपीए सरकार ने एक कंजर्वेटिव प्लान बनाया था। उस समय के पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली जी ने यह सजेशन दिया था कि रात को 8 बजे के बाद पेट्रोल पंप बंद कर दिया जाए। इतना ही नहीं, साल 2013 में भी तब के फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने यही बात दोहराई थी कि लोग सोना कम खरीदें। मजे की बात यह है कि उस टाइम दुनिया में कोई ग्लोबल वॉर भी नहीं चल रही थी। बस इसी बात को भाजपा के सपोर्टर्स ने सोशल मीडिया पर पकड़ लिया है और खूब फैला रहे हैं। ये सुनिए। So, have you suggested that there be petrol pumps in the cities mainly between 8 a.m. and 8 p.m.? We'll be launching it on 16th of this month. And while we launch it, we'll announce that package. Where do you find that money? Otherwise, I have to close the petrol bunks. And they will go dry. The country cannot afford to have it. इसके साथ ही ये चीज भी लोग कह रहे हैं कि कहीं पीएम की अपील के बाद देश में पैनिक बाइंग शुरू ना हो जाए। वैसे दोस्तों, इस देश में ऐसे कई तेजस्वी लोग भी हैं जो रातों रात नमक खत्म होने की अफवाह सुनकर दुकानों में भागने लग जाते हैं और खूब सारा नमक खरीद के जमा कर लेते हैं। अब अगर सरकार फरवरी में ही अपील कर देती तो बाजार में अफरा तफरी मच जाती और लोग तेल राशन की जमाखोरी शुरू कर देते। सरकार ने पहले एसपीआर का उपयोग किया ताकि चुनाव तक कीमतें स्टेबल रहें। अब जब कंडीशन लंबी खींचती दिख रही है तो सरकार को मजबूरी में अपील करनी पड़ी। दोस्तों, भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां सरकार किसी को कानूनी रूप से सोना मत खरीदो या फॉरेन ट्रिप पे मत जाओ इसका आदेश नहीं दे सकती। ये केवल एक एडवाइजरी है। जो लोग अपने पैसे से जा रहे हैं उन पर कानूनी रोक लगाना तानाशाही जैसा लगेगा, जिसका आरोप खुद देश का विपक्ष सरकार पर लगाता है। इसलिए जिसको जो करना वो तो करेगा।